तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया यूनिट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसको कहते हैं थोड़ा ठीक से समझोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो देखो कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। ये देखो, एक कंडक्टर हो गया ये और एक कंडक्टर हो गया ये दो कंडक्टर को आगे पास में रख देते हैं, क्लोज प्लेस टू ईच अदर, देन इट विल फॉर्म ए कैपेसिटर। लेकिन सिर्फ दो कंडक्टर से रखने से बात नहीं बनेगा। एक कंडक्टर के ऊपर में हमको देना होगा प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर में प्लस क्यू चार्ज और एक के ऊपर में माइनस क्यू चार्ज। अब ये बन गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या हुआ सुनोगे। कैपेसिटर इज द combination of two conductor in which one is having the positive Q charge and other is having the equal negative charge। यानी इस दोनों के ऊपर में चार्ज बाय मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बात समझ गए, लेकिन बाय नेचर दोनों ऑपोजिट होगा। तो यही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर one is having plus Q charge and other equal negative charge, ये हो गया मेरा कैपेसिटर। इसी अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलते हैं। बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है, किसका, कंडक्टर का अरेंजमेंट है। ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है क्या, तो कैपेसिटर का डिफिनेशन हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दो कंडक्टर रहेगा, दोनों पे इक्वल चार्ज रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम, नेचर में अलग रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड बात, ये जो जिस पर प्लस क्यू चार्ज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। यानी इस पे हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, और इस पर निगेटिव क्यू चार्ज है तो ये हो गया निगेटिव प्लेट। ये तो कैपेसिटर में दो प्लेट होगा। यही कंडक्टर को एज ए प्लेट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं और प्लेट बोलते हैं। किसी भी शेप का हो, फ्लैट हो, सर्कुलर हो या जनरल शेप जैसे हम यहाँ बनाए हैं इस शेप का हो, कोई भी शेप का हो, इसको प्लेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, प्लस क्यू चार्ज वाला पॉजिटिव प्लेट, माइनस क्यू चार्ज वाला नेगेटिव प्लेट, यानी टू प्लेट्स। पहला पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट। ये अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है दैट इज नोन एज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैपेसिटर तो बोल रहे हैं, तो कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज कितना है, तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ऐड नहीं करना है, ये याद रखना है। यहाँ पर चार्जेस विल नॉट बी एडेड, क्योंकि कैपेसिटर का रिजल्टेंट चार्ज, दोनों प्लेट का अगर रिजल्टेंट चार्ज निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। तो ऐड नहीं करोगे, ठीक है। ये है, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर में जो चार्ज रहता है, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। यानी नेक्स्ट पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड
चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर। यही हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये अगला बात इसमें क्या होगा, तो देखो ये दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा। ये अगर ये है पॉजिटिव चार्ज तो ये V प्लस इसका पोटेंशियल V माइनस, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। V प्लस माइनस V माइनस, ये यहाँ पर V क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते, सिंबल इसका क्या होगा, तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना, तो सिंबल एक पॉजिटिव प्लेट है तो इस टाइप से एक लाइन खींच लेंगे, पॉजिटिव प्लेट को हल्का सा कर्विकल दिखाएंगे और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये ऐसे, तो ये इसका हो गया सिंबल, यहाँ पर C लिख देंगे तो ये कैपेसिटर हो गया, ये इसका हो गया सिंबल। तो ये हमारा हो गया कुछ फंडामेंटल बात कैपेसिटर के बारे में। अब इसके बाद देखो अब क्या ऑब्जर्व हुआ, तो तुम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तब हम मिटा देते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। जल्दी से नोट करो। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ कि इस पर जो हम लोग कैपेसिटर पे जो चार्ज सप्लाई करते हैं, चार्ज देते हैं, सप्लाई जो कर रहे हैं, Q जो सप्लाई कर रहे हैं, तो डेट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये चार्ज को अपने ऊपर लेते चला जाएगा। ये यानी ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्वेशन Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे V इंक्रीज किया Q भी इंक्रीज होता चला गया और V को डिक्रीज करते चले गए, Q भी डिक्रीज होता गया। तो अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो क्या यहाँ पे आएगा, तो Q इक्वल टू CV। यहाँ पर ये C क्या है, तो C इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका एक स्पेशल नाम है नोन एज कैपेसिटेंस, नोन एज कैपेसिटेंस, इसको हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से अगर C लिखना चाहेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, C इक्वल टू Q/V। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये अब ये C किस पर डिपेंड करता है, तो C डिपेंड्स अपॉन या डिपेंड्स ऑन
शेप, यानी इस दोनों का शेप कैसा है, कॉमा साइज, साइज कितना है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस जो भी हो गया साइज। इसके बाद शेप, साइज, मीडियम, ये किस मीडियम में रखा हुआ है, यानी इस दोनों के बीच में एयर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अगर मीडियम चेंज करते जाएंगे तो सी भी हमारा चेंज होता चला जाएगा। ये है। एक और भी चीज़ तुम इसमें लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन या ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, ये ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, तो इस पर हमारा सी जो है डिपेंड करता है। चलो नोट करो इसको। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, इसका हम लोग देखेंगे यूनिट और डायमेंशन कि क्या होगा। तो SI यूनिट ऑफ C, अब इसको मिटा देते हैं। SI यूनिट ऑफ C, तो देखो SI यूनिट, डायमेंशन, ये सब ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, ये सबको याद नहीं करो। C इक्वल टू होगा Q/V, C इक्वल टू Q/V होता है। तो यहाँ पर SI यूनिट क्या हो जाएगा, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम, और पोटेंशियल V का यूनिट वोल्ट, तो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फराड, यही है इसका यूनिट, फराड। तो ये फराड जो होता है ना, ये लार्जर यूनिट होता है। तो हम लोग यूज करते हैं इसका स्मॉलर यूनिट, वो स्मॉलर यूनिट हो जाता है माइक्रोफराड, म्यू इंटू एफ, माइक्रोफराड। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बोलो, डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे डायमेंशन। तो देखो कूलम है यहाँ पर, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज होता है IT, याद करो। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q0, ऐसे याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर देख लो अगर डाउट हो रहा है तो। W/Q0, W का वर्क डन का जो होता है यूनिट, वो होता है जूल। अब फिर यहाँ कूलम है ये, तो हो गया जूल पर कूलम, तो यहाँ पर कूलम का पावर -1 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा IT। तो IT और फिर से इसके लिए ऊपर जाएगा फिर से ये कूलम, तो फिर हो जाएगा IT डिवाइडेड बाय जूल। तो देखो करंट का स्क्वायर II, करंट का स्क्वायर एम्पियर, T इंटू टी, टाइम का स्क्वायर, तो कैपिटल T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल, जूल वर्क डन का है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ML T का पावर -2, आप फिर L से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा A² T का पावर 2 होल डिवाइडेड बाय ML का पावर 2 T का पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करके तुम लिख दो, M का पावर -1, L का पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
t का पावर 4 a का पावर 2, ये हो गया इसका डायमेंशन। हो गया, चलो नोट करो इसको। कैसे किए हैं, तो सीधा सीधी लिख दिए हैं c इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई भी लिख दिए, क्यू के लिए लिख दिए आई टी और v के लिए w बाई क्यू नॉट, ये तो w बाई क्यू नॉट, तो w लिख दिए जूल और उसके बाद पर कूलम चार्ज के लिए, तो ये ऊपर चला गया तो हो गया प्लस, और इसको फिर क्या किए सिंप्लीफाई कर दिए, हो गया इस टाइप से। नोट कर लो और देख लो, ठीक है। आगे बात करें, चलो करते हैं। तो देखो आगे जो हम इसमें बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैटरी के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंट बैटरी का हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमको कैपेसिटेंस समझने में आगे आसानी हो, क्योंकि अब इसके बाद जो भी बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बैटरी वगैरह वर्ड यूज होने लगेगा। बैटरी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पूरा डिटेल से आएगा। यह कैपेसिटेंस में सिर्फ उसका कुछ बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखोगे बैटरी, बैटरी तो देखो बैटरी को सिंबॉलिकली हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये बैटरी का सिंबल होता है, और इसमें ये जो होता है, जो लंबा लकीर खींचे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो होता है ये निगेटिव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। यानी बैटरी में दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, निगेटिव टर्मिनल को छोटा सा लाइन से इंडिकेट करते हैं, और दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, और इसको सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से, ई से। भी लिख सकते हो, E और B, कोई जरूरी नहीं है ऐसा लिखने का, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैटरी के बारे में। अब अगर नेट चार्ज अगर तुम बैटरी पर निकालोगे ना, तो नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। ये इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल पे और निगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। तो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल पर ये। इसके बाद अगर इसमें हम सर्किट को कंप्लीट कर दें तो बैटरी से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर फ्लो करना चालू कर देगा, यानी करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। लेकिन जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है ये एज इट इज रहेगा, अपने अंदर चार्ज को स्टोर किए हुए रहेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसको नेगेटिव चार्ज है, ये तो ये चीज़ है, इसको नोट कर लो। बैटरी के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना इलेक्ट्रिक करंट, उसमें बैटरी को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ इसका फंडामेंटल हम लोग को जानना था कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए, इसलिए इसको नोट कर लो। आप क्वेश्चन लिखोगे, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कैपेसिटेंस पर।
क्वेश्चन जो है वो ये है क्वेश्चन, एक कैपेसिटर gets a charge of 60 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 12 volt, electromotive force, EMF 12 volt. Calculate the capacitance of capacitor. ये हमारा सवाल है कि कैपेसिटर गेट्स ए चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम, एक कैपेसिटर को 60 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, यानी सॉल्यूशन में Q इक्वल टू कितना हो गया, तो 60 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10 का पावर -6, ठीक है। जो लोग को याद नहीं है देख लो, 10 का पावर -6 को ही माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, तो EMF 12 वोल्ट मतलब भी हो गया यहाँ पर 12 वोल्ट, तो C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हम लोग अभी जस्ट अभी पढ़े हैं, C इक्वल टू होता है Q/V, तो Q के जगह पर लिख देंगे 60 × 10 का पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 5 × 10 का पावर -6 कूलम वोल्ट, या फिर फराड बोल सकते हो, 5 × 10 का पावर -6 फराड या 5 माइक्रो फराड, जैसे लिखना चाहो दोनों सही है। ये एकदम सिंपल सा सवाल, फार्मूला बेस्ड, ये है बैटरी और कैपेसिटेंस दोनों के लिए ये सवाल एकदम फंडामेंटल दिए थे, ठीक है। तो ये देखो इसमें समझ में आए, ये है। अब देखो इसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे या बात करेंगे जिस टॉपिक पर कि अलग अलग तरह से अगर कंडक्टर को अरेंज करेंगे तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, जैसे पैरेलल प्लेट, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर, इस टाइप से जो है हम लोग पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे सेवरल अरेंजमेंट का, ठीक है, सेवरल अरेंजमेंट का। तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसको नोट करो और हेडिंग लगाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हो गया, चलो ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो यहाँ पर नाम बता रहा है क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि दो कंडक्टर को ऐसे रखो कि वो पैरेलल लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक हाथ कंडक्टर हो गया और ये राइट हैंड दूसरा कंडक्टर हो गया, ये इसका सरफेस, ये भी इसका सरफेस, ऐसे रख दिए ऐसे, तो ये हमारा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुम हाथ से ही बना सकते हो, देखो यही हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक को हल्का सा कर्व करो तो पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, और एक को सीधा रखो, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। यानी कंडक्टर इसमें कैसे अरेंज रहेगा, पैरेलली अरेंज रहेगा। तो ले लेते हैं दो गो कंडक्टर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखोगे, ध्यान से देखोगे और सीखने का कोशिश करो कि कैसे हम लोग निकालते हैं। C इक्वल टू Q/V,
यही चीज करना है, C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो ये हो गया एक मेरा कंडक्टर, ठीक है, गड़बड़ हो गया। ये एक दूसरा ले लिए सम डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, स्मॉल डिस्टेंस रहता है, ठीक है। दो गो हो गया प्लेट, दोनों पैरेलली प्लेस कर दिए, देख रहे हो पैरेलल है। इसको कैसे इमेजिन करोगे, तो ये प्लेट ऐसे है, इधर और इधर एरिया है, इधर और इधर एरिया है। अगर तुम इधर से देखोगे या इधर ही से अगर देखोगे तो ये तुमको इस टाइप का दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये जैसे ये है ऐसे, ये पूरा दिखाई दे रहा है, और ऐसे तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ क्या हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को लाइन दिखेगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या इसको बना रहने दो साइड में, बीच में कहीं कहीं यूज होगा तो दिखाने के काम में आएगा। अब क्या किए हैं, इसको चार्ज सप्लाई करना है ना, तो चार्ज सप्लाई करने के लिए बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये और एक हो गया ये। तो देखो आप किस प्लेट पर पॉजिटिव दोगे या किस पर निगेटिव दोगे, तो इसको थोड़ा सा देख लो। ये भी हो गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो मतलब ये जो प्लेट होगा ना ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये प्लस चार्ज, तो इस पे प्लस चार्ज दे देंगे। ये प्लेट जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज का कुछ हम लोग मैग्नीट्यूड भी मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो आया इस प्लेट पर ये प्लस क्यू चार्ज आया, इस पर इतना ही निगेटिव चार्ज आ गया, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी मान लिए क्या, एप्सिलॉन नॉट मान लिए, ये स्मॉल डी मान लिए, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों प्लेट के बीच में कितना होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों प्लेट में उतना ही होगा जितना ये दोनों टर्मिनल के बीच में होगा। तो दोनों टर्मिनल के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, भी, तो यहाँ पर भी हो गया भी, ठीक है। या तो इसको भी प्लस बोल दो, इसको भी माइनस बोल दो, और तब डिफरेंस निकालो। तो जितना बैटरी का रहता है पोटेंशियल डिफरेंस उतना है, क्योंकि यही इसको कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है। तो ये इसका हो गया सर्किट डायग्राम। ये प्लस क्यू चार्ज होल। अब इस प्लेट का एरिया का भी बात कर लेते हैं। तो दोनों प्लेट का एरिया कैपिटल ए मान लिए, एरिया क्या है तो कैपिटल ए। तो एरियल चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ये हो जाएगा। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कोई सा भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गॉस लॉ को थोड़ा सा अच्छा से समझ के कैपेसिटर पढ़ोगे। कैपेसिटर पढ़ने से पहले दो टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, एक गॉस थ्योरम को और दूसरा पोटेंशियल को। ये दो पे अगर तुम्हारा अच्छा कंसेप्ट है तो कैपेसिटेंस बहुत इजी होने वाला है, और अगर इस दोनों में अगर दिक्कत है तो कैपेसिटेंस बहुत परेशान करने वाला है। ये तो थोड़ा सा देखो और सीखने का कोशिश करो। हम कोशिश करेंगे कि एकदम इजी में तुमको बताएं। ये है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ये हमारा चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो देखो पैरेलल प्लेट यहाँ पर है सी इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू तो हमारे पास है, भी निकाल लेंगे काम बन जाएगा। क्यू हमको मालूम है, भी निकालना है, ये भी ऐसे भी तुम चल सकते हो। देखो भी को हम लिख सकते हैं, यही स्टेप रहेगा, भी इक्वल टू ई इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही करके तुमको हम दिखा देते हैं। यही चीज़ को देखना यहाँ पे करेंगे, C इक्वल टू क्यू बाई ई।
तो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह क्यू बैठा तो क्यू बाय ए आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया। देखो सिग्मा की जगह क्यू बाय ए बैठा दो, सिंप्लीफाई कर दो, सी निकल गया। यही तो हमको करना है। तो आओ यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे तो देखो कैसे इसको हम लोग डिराइव करने का कोशिश करते हैं। हम इसको शॉर्ट में नहीं चलेंगे, गॉस लॉ से लेके चलेंगे, ताकि तुम लोग का गॉस लॉ या गॉस थ्योरम वो भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या किए, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिए। देखो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिए, ये शेड कर दिए। ये इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो ये एरिया है ये DA है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव वाला प्लेट से लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इससे दूर जाते हुए, तो ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस डी फाई या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA, यही ना हम लोग जानते हैं, वेक्टर ई डॉट DA। तो ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन इधर ही ना हो, तो एरिया का डायरेक्शन भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं EDA cos 0 दैट इज इक्वल टू EDA, ये होगी। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो देखो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एरिया है DA, तो क्या Q इनक्लोज को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DA, ऐसा लिख सकते हैं, यही होगा। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाय A, तो DA एरिया में कितना होगा, तो सिग्मा इंटू DA कर दो। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। तो दोनों से इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, EDA इक्वल टू सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट, D और DA कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यही ना लिखे थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम इजी है, एकदम इजी, ठीक है। देखो ला दिए। अब इसमें कौन सा चीज़ तुमको समझ में नहीं आया, देखो ये है, तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, हमको चाहिए भी चाहिए यहाँ भी, तो याद करो पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस लाइन इंटीग्रल A टू B वेक्टर E डॉट dr, ये होता है लाइन इंटीग्रल। पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dr, ये होता है वेक्टर E डॉट dr। तो वेक्टर E डॉट dr A से B हम लोग जा रहे हैं, यानी इनिशियल पोजीशन हो गया A, फाइनल पोजीशन हो गया B, A से B। तो यहाँ A कौन होगा और B कौन होगा, तो A हमारा ये वाला टर्मिनल होगा और B हमारा ये वाला टर्मिनल होगा। A से B जा रहे हैं, ये
ए से बी, यही है पोटेंशियल में। देखो इसको हम डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छा से इसको डिस्कस किए हैं। ये तो V इक्वल टू ये होता है। अब यहाँ पर वेक्टर E डॉट डी आर इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ई डी आर कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा कितना होगा तो अभी देखते हैं। तो देखो ई हमारा इधर जा रहा है, ई इधर जा रहा है, हम लोग चल रहे हैं यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी हम लोग का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो ये है, वर्टिकली अपोजिट। ये है वेक्टर ई और ये है वेक्टर डी आर। तो इस दोनों के बीच का एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना दें तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर। अब इसको ले जाके यहाँ सेट कर दो तो V इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए से लेके B माइनस ई डी आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए से लेके B तक ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो E बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो ये डिस्टेंस कितना है तो D, तो D हो जाएगा। तो V इक्वल टू ई डी, देखो यही चीज़ लिखे थे V के जगह पर ई डी। देखो चाहो तो तुम इसको तुरंत यहीं से डिराइव कर दी, ठीक है। देखो कैसे आ रहा है, तो देखो V इक्वल टू ई डी आ गया। V इक्वल टू ई डी जो आया ना, तो अब तुम E का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करो तो V इक्वल टू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A। तो पुट करो V इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। C इक्वल टू होता है Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q बाई V इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A इज द एरिया ऑफ प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ कुछ नहीं बोला गया है, डैट मीन्स द मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज एयर, ठीक है। ये एयर है, कुछ नहीं बोले कि इसमें क्या है। तो इसमें कुछ नहीं बोलने का मतलब है कि मीडियम यहाँ पर एयर ही है, एयर के अलावा कुछ रहेगा तो वहाँ ले लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए हम लोग जानते हैं 8.85 10 का पावर -12। तो Q बाई V को लिख सकते हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही आ गया मेरा रिजल्ट, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से तुम देखो, अभी जस्ट तुमको हम बताए थे कि ये C डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द एरिया, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखो A पर डिपेंड कर रहा है, A अगर इसका बढ़ाते चले जाएंगे तो C भी बढ़ता चला जाएगा। देखो दिखा रहा है कि C डिपेंड्स अपॉन A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज कराते जाएंगे तो C हमारा डिक्रीज करके चला जाएगा। ये है एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है ये। तो अगर तुम C1 बाई C2 कंपैरिजन करना चाहते हो, C1 बाई C2 तो इक्वल टू लिख सकते हो A1, इसको आप मिटा देते हैं, A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D1 डिवाइडेड बाई A2 बाई D2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो C1 बाई C2 इक्वल टू D2 A1 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D2 A1 बाई A2 D1। ये कभी कभी कंपैरिजन में सवाल आ जाता है कि कैपेसिटर का एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया घटा रहे हैं, या डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे भी तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये है, तो देखो एकदम इजीली ऐसे ही चलो, अगर याद है तो
और नहीं तो एकदम बेसिक स्टार्टिंग से गॉस लॉ का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। गॉस लॉ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा रखो, कैपेसिटेंस इजी बनेगा। पोटेंशियल का भी कंसेप्ट इसमें रिक्वायर्ड होता है। ये है तो पोटेंशियल को भी इसका अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए कैपेसिटेंस को अच्छा से समझने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बहुत बाद में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल पढ़ने के बाद कैपेसिटेंस आता है, क्योंकि वो सब का इसमें यूज होता है। तो अगर वो सब में दिक्कत है तो कैपेसिटेंस बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग इस पे पहले सवाल करते हैं। कैपेसिटर एक तरह से समझो कि डिवाइस की तरह हम लोग यूज करते हैं, चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के रूप में। यूज पे इसका बात तो होगा, ठीक है। वैसे हम अभी जब तक मिटा रहे हैं तब तक तुम लोग को हम बोल दे रहे हैं कि एक तरह से इसको डिवाइस की तरह ट्रीट करो, टू स्टोर द चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द capacitance of a parallel plate capacitor having 20 centimeter into 20 centimeter square plate separated by a distance of 1.0 मिलीमीटर। ये हमारे पास में सवाल है कि एक कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का ये ऐसे हो गया। इसको मीटर में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, कर लो। 400 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कंपैरिजन करो ना कि सेंटीमीटर और मीटर में कौन सा बड़ा है। तो अगर छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं ना तो डिवीजन करेंगे, और अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंटीमीटर छोटा हो गया, मीटर बड़ा हो गया। अब दोनों के बीच में कितना का ये है, तो 100 का फैक्टर है, ठीक है। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे। कितना बार करेंगे, तो देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, ठीक है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो डिवाइड करें तो -2, और तो 2 बार लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, लिख लो ना, ऐसे हो गया, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर ये हो गया एरिया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलो कितना है, तो 8.85 10 का पावर -12 ये होता है। यूनिट, अगर यूनिट नहीं याद है तो यहाँ पर से लिख लो क्या होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ये यहीं से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा यूनिट, तो कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट। इसके बाद डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ है, तो सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो
तो 1 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करो, तो 1 मिलीमीटर या मिलीमीटर और मीटर के बीच का जो फैक्टर है वो है 1000। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर छोटा मीटर बड़ा, ठीक है। तो 10 का पावर -3 मीटर। C इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, जस्ट अभी पढ़े हैं, हो गया। अब इसको सेट कर दो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 8.85, 10 का पावर -12 इंटू 400, 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -3 फराड, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व भी कर देते हैं। ये 3, अच्छा पहले कर लो, ये 2 गो 0 हो गया, 5 4 जा 20, 8 चौक 32 और 2 34, 8 चौक 32 और 3 35, 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल दे दिए, 10 का पावर ये कटेगा -13 फराड, इसको आगे भी तुम ला सकते हो, तो 3.540, अगर आगे ला रहे हैं डेसिमल को तो यहाँ पर घटेगा, ठीक है। तो 10 का पावर -10 फराड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ये ठीक है। नोट कर लो इसको, दूसरा सवाल लिखोगे। दूसरा सवाल देखो, कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बोल सकते हो, कमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो ये सवाल है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor has plate area 200 centimeter square and separation between the plate between the plate 1.0 millimeter. What potential difference will be developed if a charge of 1 nanocoulomb is given to the capacitor ये पहला सवाल है इसका। आगे लिख रहा है, if the plate separation is now increased to 2 millimeter, what will be the new potential difference? नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमारे पास में सवाल है। तो आप पढ़ लेते हैं सवाल को, आराम से पहले पढ़ो, इसको समझो,
तब बनाओ, ये नहीं कि सवाल देखे नहीं कि टूट पड़े, नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक है, हल्का में नहीं लो, कैपेसिटर है, ये है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, बस सेंटीमीटर और मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100, 100 से डिवाइड 2 बार, तो यहाँ पर 200 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद डिस्टेंस 1 मिलीमीटर डेट इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इफ ए चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम, क्यू दिया हुआ है 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9 कूलम, ये हो गया। V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, C तो दिया ही नहीं है, तो देखो C इक्वल टू Q/V पुट कर देंगे, C के जगह पर Q/V एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, ये चीज़ है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, यही चीज़ है। ठीक है, तो C के जगह पर लिख देंगे Q/V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, ऐसे लिख दो। अब V निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। V इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब पुट कर दो, ये हम ऐसा इसलिए किए हैं कि देखोगे इसका हम बहुत सटीक यूज करेंगे और तुमको भी सिखलाएंगे कि इस टाइप का सवाल अगर आ गया, ये देखो यहाँ पर फिर चेंज किया है नया डिस्टेंस, तो इसका देखना कैसे यूज करेंगे, ये है। तो देखो थोड़ा सीखने का कोशिश करो। तो V इक्वल टू यहाँ पर Q के जगह पर लिख दिए 1 इंटू 10 का पावर -9, डिस्टेंस के जगह पर लिख दिए 10 का पावर -3, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर लिख दिए 8.85, 10 का पावर -12, A के जगह पर लिख दिए 200 इंटू 10 का पावर -4। अब सॉल्व करने का कोशिश करो, तो देखो ये और ये मिल के 12 होता है, तो ये तो कट ही जाएगा, ऐसे करके काट दो। V इक्वल टू 10 का पावर 4 को ऊपर चले गया, -4 तो ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 00 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 के बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल दे दे। ठीक है, यानी इतना वोल्ट हुआ, यानी V इक्वल टू बोल सकते हैं 10 का पावर 4, तो एगो जीरो को काट दो, 10 का पावर 3 बाई 177, डिवाइड करके देख लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 177, ये किससे जाएगा 200, तो 6 से करके देखो पहले, 6 से 7 छक 42 का 2, 1 रहा हाथ में, 7 42 का 2, 4 हाथ में रहा, फिर 7 छक 42 और 4 46, फिर 4 रहा, 6 का 6, 6 4 10, नहीं होगा, नहीं होगा, 6 से नहीं जाएगा, 5 से करके देखते हैं, 7 5 से 35, फिर 7 5 से 35 और 3 38, 5 1 5 3 8, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से तो 1, ये हो जाएगा 5.6, तो डैट इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट, ये हमारा आ गया। देखो अब पार्ट बी पर देखो, पार्ट बी इसका, ये पार्ट ए था,
पार्ट बी, पार्ट ए। पार्ट ए क्या बोल रहा है? इफ द प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज टू 2 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। यही पूछ रहा है कि अगर पहले जो कैपेसिटर का जो ये प्लेट था, कैपेसिटर का प्लेट 1 मिलीमीटर का गैप में था, अब इसको कर दिए 2 मिलीमीटर, तो क्या होगा? देखो चार्ज के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब चार्ज हमारा सेम है, क्यू हमारा सेम, क्यू जो है, क्यों हम ऐसा लिखें, क्यू रिमेन सेम या कांस्टेंट। सीखो, थोड़ा सा सीखो। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट। एरिया ऑफ द प्लेट के बारे में भी इस पार्ट में कुछ नहीं बोल रहा है, यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स ये भी रिमेन अनचेंज, ये भी सेम रहा। तो ये सेकेंड पार्ट के लिए जब आ रहे हैं तो ये तीनों चीज अनचेंज है, यानी ये वो कांस्टेंट की तरह होगी। तो भी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, भी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो तुमको खाली क्या करना है, पहला वाला डी, पार्ट 1 का डी और पार्ट 2 का डी, दोनों डी का फैक्टर निकाल लो। अब फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर सिर्फ इस वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो कितना फैक्टर होगा। तो हमारे पास d2/d1 इक्वल टू 2.0 मिलीमीटर बाय 1.0 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा d2/d इक्वल टू 2। ये है फैक्टर, रेशियो फैक्टर ये। तो हमारा भी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सीधा लिख देंगे 5.6 इंटू 2, दैट इज 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 11.2 वोल्ट। आ गया, देखो एकदम ईजिली आ गया। नहीं तो हमको फिर से ऐसा ही काम करना पड़ता, फिर से कैलकुलेट करते, फिर से डिवाइड। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये कंसेप्ट नहीं हुआ। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर लैकिंग सम कंसेप्ट, कंसेप्ट में कुछ कमी है ये। तो देखो समझ गए कैसे करेंगे। जब भी कैपेसिटर में ऐसा सवाल तुमको देगा ही देगा कि ये एक दे देगा, अब बोलेगा ये चेंज कर देंगे, तब नया क्या होगा ये। तो ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, जो चीज़ फाइंड करना है उसको लिख लेना है, और फिर उसके बाद इस फार्मूला, उस जो फार्मूला जो आएगा तुम्हारा, उसमें चेक करो कि कौन कौन सा क्वांटिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जो चेंज करा उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, बाकी को कांस्टेंट। जनरली एक ही चेंज करता है, या तो एरिया को चेंज करेगा या तो डी को चेंज करेगा। बहुत रेयर केस में एरिया और डी दोनों चेंज। तो दोनों चेंज के लिए भी तो बता दिए, C1/C2 इक्वल टू D1A2 बाय, यहाँ पर जब किए हुए थे तो वैसे कर सकते हो, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग न्यू निकाल लेंगे। ये नहीं कि फिर से ऐसे करने लग गए, अब पता चला 3 घंटा का एग्जाम है या 5 मिनट का एक क्वेश्चन में टाइम है और दे दिए आधा घंटा। नहीं, दैट इससे तुम्हारा नुकसान होगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा ये। तो ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का होगा, और भी कैपेसिटर के कारण जो है हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तब तो थोड़ा इसको रिवाइज करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।